Hello students, welcome to Study Khajana. I am Tanisha. Today I am going to teach you the chapter first, fifth part, error analysis. Error analysis. First chapter E. लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको डायमेंशनल एनालिसिस कराया था. उसमें मैंने आपको सारी वेटेज बताई थी कि एग्जाम्स में वेटेज क्या है, एग्जामिनर क्या पूछता है, उसके एप्लीकेशंस कराई थी, प्रॉपर्टीज कराई थी, एमएलटी फॉर्मूला कराए थे. आई होप वो आप साथ के साथ रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि रिवाइज करना बहुत जरूरी है. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द नेक्स्ट लेक्चर, एरर एनालिसिस. इन दिस चैप्टर हम एरर निकालेंगे. लास्ट टाइम मैंने क्या किया था, मैंने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में आपको 9.465 की वैल्यू को राउंड ऑफ करके 1 पॉइंट किया, 5 कर दिया था उसे. तो मैं आज बताऊंगी कि मैंने वो क्यों किया था. ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने यही बोला था कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराती हूँ. इस लेक्चर में मैं आपको राउंडिंग ऑफ फिगर्स कराऊंगी. आज हम करने क्या वाले हैं, आज हम करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स. सेकेंड, राउंडिंग ऑफ एरर्स. मीन्स हम किसी भी चीज को डेसिमल्स के बाद कितने सारे पॉइंट्स है उसका एक पर्टिकुलर लिमिट तक कैसे स्मॉल कर सकते हैं. ठीक है, राउंडिंग ऑफ एरर्स. जैसे कई बार होता है 1.33333 इट्स अप टू इन्फिनिटी, तो हम इसे अप टू 2 डेसिमल प्लेस कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. 1.34 क्यों नहीं लिखा, 1.35 क्यों लिखा, ये सारे आज मैं बताऊंगी आपको. थर्ड में करेंगे हम एरर एप्लीकेशन. इट मीन्स हम एरर निकालेंगे किसी भी सम में, एडिशन में, या डिफरेंस में, मल्टीप्लिकेशन में, डिफरेंस में, या फैक्टर्स में, पावर में. मीन्स एरर कैसे निकालेंगे अगर हमारा कोई भी एक्सप्रेशन आ जाता है, जैसे 6 + -0.23 है तो इसका एरर निकालेंगे. ठीक है, हम हर चीज का आज एरर निकालेंगे. आज हमारा चैप्टर एरर एनालिसिस है, तो हमारा मेन फोकस एरर पे ही रहेगा. ठीक है, इसमें मैं आपको कराऊंगी सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग एरर्स, एरर एप्लीकेशन, और एरर एप्लीकेशंस के मैं क्वेश्चंस कराऊंगी. एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस होंगे इसमें. ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट है. इसमें डायमेंशनल एनालिसिस और एरर एनालिसिस दोनों से 3 to 5 मार्क्स का ही आता है. वेटेज ज्यादा नहीं है, बट ये लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि नेक्स्ट जो आप अपना करियर परस्यू करेंगे उसमें कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, या फिर आप कोई भी ग्रेजुएशन एग्जाम या 12th क्लास या कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेज पे जाके आप कोई भी एग्जाम दोगे, तो उसमें ये बहुत हेल्पफुल होता है. इसमें से आता ही आता है. मीन्स 2 to 3 मार्क्स ये एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लेते हैं. ठीक है, तो ये आपका बेसिक है, प्लस ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको अवॉइड मत कीजिएगा. ठीक है, सो लेट्स मूव टू दिस चैप्टर. चैप्टर फर्स्ट ई, एरर एनालिसिस. एरर एनालिसिस. ओके, जैसे मैंने आपको बताया, मैं इसमें कराऊंगी आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स. ओके, व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स? पहला क्वेश्चन ये राइज होता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, व्हाट इज अ सिग्निफिकेंट फिगर्स. ओके, हम डेली यूज में देखते हैं, बचपन से हमने सीखा है, काउंटिंग सीखी है 1 2 3 4, तो ये बेटा सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं. ठीक है, जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है. जीरो के पर कुछ रूल्स होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कि जीरो कहाँ कहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर होगा और कहाँ पर नहीं होगा. ठीक है, जीरो पोजिशन वाइज होता है, और नॉन जीरो जितने भी हमारे डिजिट्स होते हैं ये सिग्निफिकेंट्स होते हैं. नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स. देयर आर 9 नॉन जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, 10 हमारा क्या हो जाएगा, इसमें 1 भी सिग्निफिकेंट फिगर है, 0 भी सिग्निफिकेंट फिगर है या नहीं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी. ठीक है, तो इसमें हमारी
फर्स्ट जो 9 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं या नॉन जीरो डिजिट्स है वही यूज होके 10 से आगे जितने भी हम नंबर्स लिखेंगे, कितने भी डिजिट्स बनाएंगे, डिजिट्स तो ये हैं, तो जितने भी हम नंबर्स लिखेंगे वो इन सबको यूज करके लिखेंगे, कोई नया डिजिट तो हमारा नहीं आने वाला। तो इसलिए हमारे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होते हैं 9, इंक्लूडेड 0 10 होते हैं, बट 10 समटाइम्स नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट फिगर्स, आई होप आपको समझ आया होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स एक्चुअल में होते क्या है। तो हाउ टू रिप्रेजेंट इट, हाउ टू राइट इट, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट इट इन एग्जाम व्हेन एग्जामिनर आस्क अस व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आप ये तो नहीं लिखोगे कि 0 1 2 3 9 अप टू ये है तो मैम 1 to 9 हो गए, 0 नहीं होगा। तो एक पर्टिकुलर वे होता है लिखने का, वो क्या लिखोगे आप, सिग्निफिकेंट फिगर्स, significant figures are those quantities। आई होप आप साथ के साथ जो मैं लिख रही होती हूँ आप उसके नोट्स बना रहे होंगे, क्योंकि वो सफिशिएंट होते हैं, आपको इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितने भी आपके एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं या जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो विदाउट एनसीईआरटी है बट मे बी सीबीएसई हमसे पूछ लेता है, आईसीएसई सीबीएसई पर्टिकुलर बोर्ड हमसे पूछ लेता है, तो वो मैं आपके सबके साथ के साथ करा रही हूँ। आपको अलग से कोई रेफरेंस बुक लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप किसी भी ट्रिपली या पीएमटी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप कोई भी रेफरेंस बुक ले सकते हैं, बट पहले आप अपनी नोटबुक फिनिश कीजिएगा, क्योंकि इससे आपका एक बार बेस में से आप थ्रू आउट हो जाएंगे, ठीक है। आप पूरे सिलेबस से जब एक बार मूव कर लेंगे तो आपको वे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी, ठीक है। आप उन्हें इजी टू सॉल्व हो जाएंगे वो, ठीक है। तो आप एक बार नोटबुक जरूर बनाइएगा, जो मैं लिख रही हूँ आप उसी साथ के साथ प्लीज लिखिए। देन उसको आप एग्जाम टाइम में या हर टाइम सिर्फ अपनी नोटबुक को रिवाइज कीजिए, वो मोर देन सफिशिएंट होती है, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैंने आपको बताया, और प्रैक्टिस जितनी आप करेंगे उतना ज्यादा आपका परफेक्शन होता जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस में एग्जाम एंड परफेक्ट, ओके। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर दोज क्वांटिटीज विच आर नॉन रिलायबली +1 additional digit that is uncertain, okay। डेफिनेशन में इसकी यही देंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर दोज क्वांटिटीज विच आर नॉन रिलायबली +1 एडिशनल डिजिट दैट इज अनसर्टेन, ओके। नाउ वी मूव टू रूल्स, ठीक है। कि अगर कोई भी आपको एक नंबर दे दिया जाता है तो ये आपके बेसिक्स के लिए एग्जाम में कई बार 1 2 या 1 मार्क या हाफ मार्क में आपसे पूछ लेते हैं कि मतलब कोई भी आपको एक नंबर लिख के देंगे तो पूछ लेंगे कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट्स आर देयर, ओके। कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, काउंट करें उन्हें, वो सिंपली काउंट करने होते हैं। बट वही मैंने 0 वाला केस आपको एक्सेप्शन बोला है शुरुआत में ही, तो वो वाले हम एग्जामिनर पूछता है। एक्सेप्शन केस हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो इजी होते हैं वो एग्जाम में नहीं आते हैं, जो हटके होते हैं वो जरूर आते हैं, तो इसलिए आप उन पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होंगे यहाँ पे, इसके रूल्स होते हैं पर्टिकुलरली, पहले आप इसके रूल्स कीजिए, ठीक है। मतलब रूल्स आपको रटने नहीं है, मैं शुरुआत से ही बोल रही हूँ, आपको क्रैम करने की कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। आप साथ के साथ कीजिएगा, समझते रहिए, बस उसे फिर रीड आउट कीजिए, हो जाएगा। बुक्स के साथ आप जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे उतना ज्यादा वो आपके ब्रेन में इमेज फॉर्म कर देगा, ठीक है। तो अब सिर्फ रीड आउट कीजिए, वो आपको खुद से ही याद हो जाएंगे, रटने की जरूरत नहीं है। रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, रूल्स है वो मैंने आपको बताया कि कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर देगा उसमें आपको पूछेगा। तो इसके वेरी फर्स्ट रूल क्या होता है, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ये मैंने आपको बताया ही है कि 1 से लेके 9 तक ये आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे ही होंगे, ठीक है। इसमें आपको डाउट लेने की जरूरत नहीं है कि 9 लिखा है नंबर में तो मैं उसको काउंट करूंगा या नहीं, ठीक है। वो सिंपली सिग्निफिकेंट फिगर्स मैं आपको बताती हूँ, सिंपली काउंट करके लिखने होते हैं। एक्चुअल में सिग्निफिकेंट फिगर्स एक्चुअल में डिजिट होते हैं, नंबर में कितने सारे डिजिट हैं, ठीक है। 0 के लिए हम पर्टिकुलरली केस लेते हैं, उसे नहीं करेंगे काउंट, कई जगह हम काउंट करेंगे, वो मैं आपको 0 के पर्टिकुलर रूल्स हैं जो वो बता दूंगी। सिग्निफिकेंट फिगर्स नॉर्मली डिजिट ही हैं,
ठीक है, इसे आप नाम बड़ा सोच के इससे डरने की जरूरत नहीं है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कुछ नई चीज आई है। नॉर्मली हम नर्सरी क्लास से लेके पढ़ते आ रहे हैं कि 1 2 3 4 अप टू 9 और काउंटिंग तो हम शुरुआत से ही कर रहे हैं। ठीक है, ये तो बेस होता है मैथ्स का, तो डिजिट ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है, इक्वल टू डिजिट लिख भी रही हूँ, आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर significant figures. ओके, इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं। वही एग्जाम्पल में यही आ जाएगा, लाइक 2 3 5 8 है। कोई भी आपको एक नंबर दिया तो इसमें आपसे पूछ लेगा कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो सिंपली 1 2 3 4। ठीक है, 2 3 5 8 कितने डिजिट्स हो गए? 4, देयरफॉर 4 डिजिट्स इज इक्वल टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, जैसे ये तो बहुत ही ज्यादा इजी था, आपको पता ही है, मैंने बताया 1 to 9 है। तो अब एक्सेप्शन करते हैं। ठीक है, 2 3 5 8 में आप गॉट इट कि आपको समझ तो आया ना कि 2 3 5 8 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम अपने सेकेंड रूल पे मूव करते हैं। सेकेंड रूल क्या बोलता है हमारा? ऑल जीरोज बिटवीन two non-zero digits are significant. एग्जाम्पल क्या होगा? ठीक है, ऑल जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब मैं जीरो वाला केस कर रही हूँ। ठीक है, आप याद रखिए कि जीरो कब होगा, जैसे कोई भी नॉन जीरो है। ठीक है, अब जैसे क्या चल रहा है, मान लीजिए आपने 2002 लिखा। ठीक है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? इसमें होंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, हेयर वी विल इंक्लूड द जीरो इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, यहाँ पर हम जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर्स में इंक्लूड करेंगे, इन्हें हम काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में। ओके, देयरफॉर यहाँ पे कितने हुए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, लाइक मैंने लिखा 3.008। यहाँ पे भी क्या है? ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, इनके बीच में है, लाई बिटवीन, देयरफॉर ऑल्सो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब जैसे मैंने लिखा 2020। ठीक है, इसमें हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 3। इस जीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं काउंट करेंगे। मैंने आपको क्लियरली बोला है और जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो। ओके, सिर्फ बिटवीन में जो है, इन बिटवीन जो है, उन्हें ही हम सिग्निफिकेंट फिगर्स लेंगे। टुवर्ड्स लेफ्ट या टुवर्ड्स राइट, जो भी एक्सट्रीम लेफ्ट पे हो गया, एक्सट्रीम राइट पे होगा, उन्हें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, लेट्स मूव टू थर्ड रूल। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको इसमें बताया कि एक्सट्रीम राइट पे जो है ये 0 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। अब इसी पे हम रूल करते हैं कि लेफ्ट पे हो, एक्सट्रीम लेफ्ट में या एक्सट्रीम राइट में, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा या कब होगा। ठीक है, ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ द नॉन जीरो digits are not significant but such zeros are significant if they come from any measurement. ओके, ये वही वाली लाइन मैंने लिखी है सिर्फ कि ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, बट आती है कुछ अलग से, मैं रूल बता रही हूँ। तो इस वाले एक्सेप्शन को आपको ध्यान में रखना है। जो भी चीज बट के बाद आती है आपको ये अंडरस्टूड हो जानी चाहिए कि वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बट सच जीरोस आर सिग्निफिकेंट इफ दे कम फ्रॉम एनी मेजरमेंट। लास्ट चैप्टर में मैंने मेजरमेंट आपको अच्छे से बताया था कि मेजरमेंट क्या होती है, दैट कैन बी मेजर। ओके,
तो आप ना साथ के साथ अपना पीछे वाले रिवाइज रखेंगे, लास्ट लेक्चर्स को रिवाइज करते रहेंगे, तो आपको आगे बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, आपको हेल्पफुल, जैसे यहाँ पे मेजरमेंट है, आप समझ जाएंगे कि मेजरमेंट होती क्या है। प्लस अगर आपको वो आता है ना, तो आपको कॉन्फिडेंस होगा, आपको कुछ नया करने में भी अच्छा फील होगा। वरना आप लास्ट वाला छोड़ेंगे तो बर्डन होके और ज्यादा बर्डन होगा। 2 लेक्चर हो गए, तीसरा लेक्चर हो गया, 4th लेक्चर हो गया, वो नहीं पढ़ोगे तो आपको बर्डन फील होगा। उसके बाद 5th लेक्चर खोलते टाइम आपको डर लगेगा। बट अगर आपने पहले 4 लेक्चर्स को अच्छे से पढ़ा है तो आप 5th चैप्टर को बड़े क्रेज से पढ़ेंगे। ठीक है, बड़े जोश से पढ़ने बैठेंगे कि हाँ मुझे 4 आते हैं, मुझे नया कुछ सीखना है। ठीक है, अब ये कि ऑल जीरोज, अब इस वाले रूल पे आते हैं। ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट बट सच जीरोज आर सिग्निफिकेंट इफ दे कम फ्रॉम अ मेजरमेंट। ठीक है, अब मेजरमेंट क्या होती है मैं आपको बताती हूँ कि मेजरमेंट से आते हैं इसका क्या मतलब है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 3000, मैंने बोला एक्सट्रीम राइट जो होगा वो नहीं होगा सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहाँ पे जो ये 3 जीरोज हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। और यहाँ पे फिर सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 1 सिग्निफिकेंट फिगर, दैट इज 3। ओके, सिर्फ 3 को हम सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे, राइट वाले को नहीं लेंगे। बट अगर मैं लिख दूं 3000 kg, ठीक है, मैंने लिखा 3000 किलोग्राम, तो ये क्या हुआ बेटा, ये एक मेजरमेंट हुई, यूनिट लगी। मीन्स ये किस चीज को शो कर रहा है, वेट को। तो ये एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी हो गई, इसमें हम जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर्स इंक्लूड करेंगे। ठीक है, क्या हो गया, अब मैं दोबारा बताती हूँ। जब किसी भी एक नंबर के बाद कोई, मतलब वो मेजरमेंट से आता है, उसके बाद कोई यूनिट लगी है, तो उसकी जितनी भी जीरो होगी वो एक्सट्रीम राइट पे क्यों ना हो, बाद में कोई डिजिट ना हो, नॉन जीरो उनके बीच में ना हो, बट एक्सट्रीम राइट पे जीरो हो, तो वो इंक्लूड होगी क्योंकि वो एक मेजरमेंट से आई है, प्लस वो एक फिजिकल क्वांटिटी दे रही है। ठीक है, 3000 kg क्या है, आपका वेट है। ये वही वाली बात है जैसे लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि आई एम 167, आप समझे नहीं थे कि 167 क्या था, फिर मैंने बोला आई एम 167 सेंटीमीटर, तो आप समझे कि मैम की हाइट है। ठीक है, तो इसमें भी वही वाला केस है कि 3000 लिखने से आपको कुछ समझ नहीं आया, 3000 पॉइंट्स भी हो सकते हैं, 3000 टॉयज भी हो सकते हैं, 3000 kg, 3000 लीटर, एनीथिंग कैन, ओके, कुछ भी हो सकता है। देयरफॉर इसके बाद क्या होता है, अगर हम एक पर्टिकुलर यूनिट बना देते हैं तो वो एक फिजिकल क्वांटिटी हो जाती है। ठीक है, हम किसी भी चीज के बाद एक पर्टिकुलर यूनिट लगा देते हैं, उसकी मेजरमेंट कर देते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी हो जाती है। और फिजिकल क्वांटिटी में अगर जीरो कहीं पे भी हो, इन बिटवीन हो या एक्सट्रीम राइट पे हो, वो इंक्लूड होगी। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। देयरफॉर यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 4। आप अपनी नोटबुक में इस पे स्टार मार्क कर लीजिए ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम पढ़ो आपको ये बात याद रहे। ठीक है, अब ऐसे स्टार मार्क करते रहेंगे तो आपको एग्जाम्स में रिवीजन करते टाइम बहुत इजी होगा। ठीक है, आप अभी से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी नोटबुक बनाएंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, और इजी होता है स्कोर करना, बहुत टॉपर्स कुछ अलग नहीं करते, वो ऐसे ही सिर्फ एक नोट मेकिंग आर्ट होती है। ठीक है, आप जितने अच्छे से नोट्स बनाएंगे, उतने अच्छे से आप पढ़ेंगे, उतने अच्छे से आप एग्जाम में रिप्रेजेंट करेंगे, और एग्जाम में आप जितना अच्छा रिप्रेजेंट करेंगे आप उतने अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। ठीक है, उतने अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। तो इसलिए आप अभी से फर्स्ट चैप्टर से ही धीरे 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 अप टू 10 चैप्टर्स आप अपने सबसे पहले अच्छी नोटबुक बनाइए, उसे डेली अपने हैबिट में रखिए, उसको रीड करना। अगर आप शुरुआत में पढ़ते हैं तो आपको टाइम लगता है। ठीक है, आपको 5 मिनट लगेंगी, 10 मिनट लगेंगी, 2 घंटे लगेंगे, वो सबकी अपनी कैपेबिलिटी होती है कि हम कितनी देर में कर लेते हैं। ठीक है, बट उसके बाद अगर आप डेली पढ़ोगे तो उसकी टाइम टेकिंग बहुत ही कम होगी। पहले दिन आपने वो 1 आवर भी कंप्लीट किया तो नेक्स्ट डे वो 45 मिनट में आप कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि आपको वो मोस्टली आता होगा। ठीक है, जो नहीं आता उस पर आप थोड़ा टाइम लगाओगे, तो जितना आप ज्यादा नोटबुक से अपने जाओगे, बुक्स में अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चंस, उतने ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। प्लस आपकी स्टडी की स्किल्स बढ़ेंगी, बहुत सारे स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगे, रीडिंग स्किल्स भी, सिटिंग बहुत बढ़ेगी आपकी। ठीक है, पर्टिकुलर डेली आपको बुक्स के साथ हैबिचुअल होने की आदत हो जाएगी।
तो आप बेटा डेली ध्यान दीजिए, ठीक है। आप अभी से अपनी नोट मेकिंग ऐसे रखेंगे कि आपको एग्जाम्स में हेल्पफुल रहे। आप उसी हिसाब से बनाइए कि सीधा आपको एग्जाम में पढ़ना हो तो जल्दी आप अपने नोटबुक के पेजेस फ्लिप करें और आप एक बार जल्दी से अपने सारे सिलेबस में से थ्रू आउट हो जाए, ठीक है। 3 रूल्स हो गए हमारे। फर्स्ट रूल क्या था कि नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। सेकेंड रूल था हमारा कि कोई भी नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होगी। थर्ड रूल में क्या था कि एक्सट्रीम राइट पे जो जीरो होगी वो हमारी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगी, बट अगर वो किसी मेजरमेंट से आ रही है, वो कोई फिजिकल क्वांटिटी है, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होगी, ठीक है। लेट्स मूव टू फोर्थ रूल। The fourth rule is for decimal, all the non-zero all the zeros to the right of the place or point, but okay. The fourth rule is all the zeros to the right of the decimal place or point but to the left of a non-zero digits are not significant, ठीक है। अब वो मैं आपको बताती हूँ कि डेसिमल प्लेस के राइट पे और लेफ्ट पे क्या होता है। डेसिमल आपको पता है कि मैंने ये डेसिमल लगाया, इसके इस तरफ भी कुछ डिजिट्स लिखे होंगे, इस तरफ भी कुछ डिजिट्स होंगे, वो मिलके क्या बना देंगे, एक नंबर बना देंगे। जैसे मैंने बोला आपको 3.628, ठीक है। इसमें डेसिमल प्लेस से राइट की तरफ कितने हैं, 3 डिजिट्स, और लेफ्ट की तरफ कितने हैं, 1 डिजिट। तो इसमें टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब हम जीरो के केस में कर रहे हैं, तो जीरो के केस में क्या बता रही हूं मैं कि राइट ऑफ द डेसिमल प्लेस जीरो, ओके, एंड लेफ्ट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट्स। नॉन जीरो डिजिट्स के तो ये लेफ्ट में ही हुआ, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें हमारे कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 1। ये बिटवीन हो गया ना, अगर यहाँ पे 0 आता तो ये राइट ऑफ द डेसिमल प्लेस एंड लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बेटा कितने होंगे, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 2। ओके, ये वाले जीरो हम काउंट नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ 2 और 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है। वही अगर कोई भी डेसिमल प्लेस के राइट की तरफ 0 है, वो डेसिमल प्लेस के राइट की तरफ 0 है, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगी। और लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट के अगर 0 है तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगी। ये तो सिमिलर एक केस था, ठीक है। बट अगर ऐसे आ जाता है 0.0201, इसमें क्या है बेटा, इसमें जो ये पॉइंट के एकदम जो राइट होगी, ठीक है। ये नहीं कि आप बाद में जितनी भी सारी, अगर यहाँ पे भी 0 है तो आप उन्हें भी काउंट नहीं करेंगे। एकदम जो राइट है इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं लेंगे। इसमें हम वो वाला केस लगाएंगे 0 बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स। देयरफॉर यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। और अगर ऐसे आ जाता है 3.0201, देन इसमें बेटा कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, बिकॉज इन दोनों में भी हम इन बिटवीन वाला केस लगाएंगे, इन दोनों में भी हम इन बिटवीन वाला केस लगाएंगे। तो यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। अब इसी का एक और एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। अगर ऐसा आ जाता है 2.2000, ठीक है। ये तो आपको शुरुआत की क्लासेस से ही पता है कि अगर डेसिमल के राइट में जितनी भी 0 वो कैंसिल आउट ही हो जाती है, उनका कोई मतलब नहीं होता। तो इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बेटा, सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है।
क्योंकि हम कई बार जब डेसिमल हटाने होते हैं तो 3.2000 है, तो इसकी अगर हमें हटाना है तो लगाया हमने, तो ये 0 तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाती है, 3, ये 0 वैसे भी कैंसिल आउट हुई, तो 3.32/10 इज इक्वल टू 3.2 ही आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, फोर्थ रूल मैंने आपको बताया, अगर डेसिमल के एकदम राइट पे 0 हो और किसी भी नॉन जीरो के लेफ्ट में 0 हो तो वो नहीं यूज होती। ठीक है, वो सिग्निफिकेंट फिगर हम उसको काउंट नहीं करेंगे। इसके मैंने पर्टिकुलर आपको एग्जांपल से बता दिया है कि कब कब हो रही है, कब कब नहीं हो रही है। आप इसे एक बार फिर से रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, मेनली हमारे यही 4 रूल्स थे सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने के। अब हम करते हैं राउंडिंग ऑफ एरर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज राउंडिंग ऑफ फर्स्ट रूल। वैसे मेनली एरर होता क्या है? ठीक है, एरर मेनली बेटा ये होता है कि जो एक्चुअल वैल्यू होती है हमारी और हम एक्सपेरिमेंट से करते हैं। ठीक है, हमारा फिजिक्स में आपको पता ही है कि मोस्टली हम एक्सपेरिमेंट ही करके जितनी भी हमें कांस्टेंट वैल्यूज मिली हैं या जितनी भी हमारी वैल्यूज होती हैं वो कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से आई है, फिर हमारे साइंटिस्ट ने उसकी एक्चुअल वैल्यू हमें दी है। ठीक है, बट अब हम करते हैं जब उसमें वो वाली वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आती, नियर अबाउट आ जाती है, अप्रोक्सीमेटली आ जाती है, बट एक्चुअल नहीं आती। ठीक है, तो वो जो उसमें एक्चुअल वैल्यू में और जो हमने एक्सपेरिमेंट किया एक्सपेरिमेंट वैल्यू में जो डिफरेंस होता है वही मेनली एरर होता है वैल्यू का। ठीक है, इनका डिफरेंस जो होगा वही एरर होगा। सबसे पहले फिर हम एरर को क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? difference between experiment and actual value of any constant is error। ओके, ठीक है, किसी भी कांस्टेंट या किसी भी सब्सटेंस या किसी भी वैल्यू की एक्चुअल और एक्सपेरिमेंट वैल्यू में जो डिफरेंस आता है वो एरर होता है। ठीक है, तो अब राउंडिंग ऑफ एरर्स कैसे है? मतलब डेसिमल प्लेस के अगर कई मैं बोलूँ 3, 3, 2, 2, 5, 5 इसको आप 2 डेसिमल प्लेस तक कन्वर्ज कीजिए, या किसी भी वैल्यू को मैं डाइवर्स करने के लिए बोलूँ आपको, तो वो कैसे करोगे? ठीक है, आप कि मैं बोलूँ 2 डेसिमल प्लेस के लिए कन्वर्जन का मतलब है बेटा कि सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस लिखने। ठीक है, डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट से लिखने, 1.33, 2255 को हम हटाएंगे तो इसको 33 लिखेंगे या कुछ और वैल्यू हो जाएगी, वो मैं आपको बताऊंगी आज कि इसमें करते क्या है, मेनली रूल्स क्या होते हैं। ये आपने अपनी स्मॉलर क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि 1.33 को और इनको कैसे करते हैं, बट आज हम एक पर्टिकुलर रूल की फॉर्मेशन में देखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जितने भी आपकी चैप्टर्स हैं उनमें आपका यूज होगा, 12th क्लास में भी यूज होगा, हायर क्लासेस में भी ये बहुत सारे यूजेस होंगे एरर्स के। ठीक है, तो इसके रूल्स क्या हैं? राउंडिंग ऑफ एरर्स, फर्स्ट रूल इज इफ digit is to be dropped smaller than 5, then the preceding digit okay, if the digit is to be dropped smaller than 5, then the preceding digit is unchanged। okay, अब preceding और succeeding ये 2 वर्ड्स होते हैं, ये आपके इंग्लिश के वर्ड्स हैं। मैं आपको साथ साथ इंग्लिश का भी मैंने लास्ट टाइम बताया था कि फॉर्मूला का प्लूरल क्या होता है और ये। ठीक है, तो ये हमेशा बेटा अपोजिट वर्ड्स हैं दो, preceding और succeeding। ठीक है, इनमें क्या होता है, प्रीसीडिंग कोई भी जैसे 2 है, सक्सीडिंग होता है बेटा जो नेक्स्ट आने वाला है।
ठीक है वो, और प्रीसीडिंग उससे पहले, जैसे मैंने लिखा 2 3 5 6, तो इसमें 3 का सक्सीडिंग होगा 5 जो 3 के बाद आ रहा है, और प्रीसीडिंग होगा 2, ठीक है, जो पहले वाला होगा प्रीसीडिंग, आप इसे भी याद रखते हैं, पहला P और ये P, प्रीसीडिंग पहला होता है, सक्सीडिंग बाद वाला होता है, ठीक है, आप P से भी याद कर सकते हैं। तो 2 3 5 6, ठीक है, 2 यहाँ पे होगा प्रीसीडिंग डिजिट और 5 यहाँ पे होगा सक्सीडिंग डिजिट्स ऑफ 3, ओके। 6 के लिए 5 यहाँ पे प्रीसीडिंग हो जाएगा, ठीक है, 3 के केस में बता रही हूँ मैं, 5 सक्सीडिंग होगा, पूरे नंबर के लिए 5 नहीं होगा सक्सीडिंग, ओके। तो इसका फर्स्ट रूल क्या है, इफ द डिजिट इज टू बी ड्रॉप्ड स्मॉलर देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड, ठीक है। जैसे कोई भी मैंने आपको एग्जांपल दिया 17.53, ठीक है, ये डिजिट है हमारा कोई भी, इसके बाद क्या है 3 है, ये स्मॉलर देन 5 है, तो हमारा ये लेफ्ट अनचेंज्ड होगा, ठीक है, 17.5 हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ ये 17.5 लिखेंगे, हम इसमें कोई भी एड या सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे। उसके बाद क्या है, हम सेकंड रूल पे आते हैं। If the digit to be greater than 5, then is increased by 1, ओके। एग्जाम्पल मैं लास्ट वाले लेती हूँ 17.5, अगर 3 की जगह मैं 6 करूँ, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा बेटा, मैंने बोला है अगर कोई भी डिजिट ग्रेटर देन 5 है देन जो इसका प्रीसीडिंग डिजिट है वो इंक्रीज बाय 1 हो जाएगा। अगर मैं इसको बोलूं कि आप इसको राउंड ऑफ कीजिए 1 डेसिमल डिजिट तक, ठीक है, आप 17.56 को कन्वर्ट कीजिए 1 डेसिमल डिजिट तक, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, 1 डेसिमल डिजिट में सिर्फ एक डिजिट लिखना है डेसिमल के बाद, तो 5 को हम क्या लिखेंगे वो मैं बता रही हूँ। अगर ये डिजिट हमारा बड़ा होता है, ठीक है, अगर ये हमारा 5 से बड़ा होता है तो हम इससे प्रीसीडिंग डिजिट में +1 ऐड कर देते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे हम 17.6। लास्ट वाले में ये हमारा 5 से छोटा था, इसलिए हमने 17.53 को अनचेंज रख के 17.5 किया, ठीक है, 5 को अनचेंज रखा, ठीक है, इसमें 17.6 हो जाएगा। The third rule is if the digit to be dropped is 5, followed by non-zero digit, then the preceding digit is 1, ठीक है। जैसे कोई भी हमारा, मैंने बोला आपको इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 followed by non-zero digit then the preceding digit is 1, ओके, preceding digit is increased by 1, सॉरी मैं ये लिखना भूल गई, increased by 1, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, लास्ट वाले केसेस में आपने देखा 6 था 3 था, तो ये भी तो ऑप्शन हो सकता है कि 6 और 3 की जगह 5 हो, या आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो गया होगा कि अगर 5 हो तो क्या होगा, तो बेटा मैं उसी के लिए बता रही हूँ। अगर हमारा 2 5, ओके, मैंने ये लिखा आपको 5 है, इसके बाद अब हम ये है कि इसमें 2 में ऐड करना है या नहीं करना, तो इसमें क्या है, अगर फॉलोड बाय अ नॉन जीरो डिजिट, अगर मैं इसके पीछे लिखूं 1 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1, ठीक है। इसमें अगर मैं 1 डेसिमल पॉइंट तक कन्वर्ट करूं तो इसमें क्या हो जाएगा 17.3, ठीक है। 17.3 किस केस में होगा बेटा, जब 1 हो, ठीक है, मीन्स 1 क्या है यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट है, तो 5 के अगर सक्सीडिंग डिजिट नॉन जीरो है तो हमारा 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है,
अब इससे नेक्स्ट रूल क्या है, और अगर ये नॉन जीरो नहीं होता ना 17.250, तो इसको हम 17.25 ही लिखते, ठीक है, जीरो कैंसिल हो जाता, ठीक है। कन्वर्ज करने का अब मैं दोबारा से रूल बताऊंगी कि अब 1 पॉइंट पे क्या होगा। तो अब इसके लिए जीरो तो आप वही जानते हैं कि पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के अगर एक्सट्रीम राइट में जीरो है तो वो मायने नहीं रखती है, ठीक है, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, ना ही उनके आने से या जाने से कोई भी वैल्यू वेरी हो रही है, ठीक है। तो वी इजिली कैन निग्लेक्ट इट, ओके। अब रूल फोर्थ करते हैं कि जब ऐसा हो जाता है कि 5 है, ठीक है, उसके बाद जीरो तो हम काउंट नहीं करेंगे, अगर वो नॉन जीरो है तो वो +1 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या आता है, रूल 4, if the digit to be dropped is 5, then the preceding digit is left unchanged if it is even, okay. If the digit to be dropped out is 5, then the preceding digit is left unchanged if it's even. It means मैं एग्जाम्पल लिखती हूँ, जैसे मैंने लिखा 13.250 को, तो आप सीधा ऐसे लिखेंगे, कैंसिल हुआ, इसके बाद क्या था, ये इवन ही तो होता है मान लो, तो 3.2, ठीक है, ये हमने कन्वर्ट किया सिर्फ 13.2 पे, ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 3.254 है, तो इसके बाद भी बेटा 13.254 है, अगर इसके बाद कोई भी इवन आता है, 5 के बाद इवन कोई भी डिजिट आता है, देन हमारा कन्वर्ज करेंगे तो ये 13.2 ही रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल पे आते हैं, रूल 5, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड is 5, then the preceding digit is increased by 1 if it is odd, ठीक है। एग्जाम्पल लीजिए, जैसे 13.453 है, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या होगा, 3 हमारा क्या है, ओड है, ठीक है, और हमने बोला है जब अगर कोई भी हमारा ओड आ जाता है तो प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1, हम इसमें +1 करेंगे, तो यहाँ पे 13.453 को 1 डेसिमल प्लेस तक कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे 13.5 हो जाएगा, ठीक है। लाइक और एग्जाम्पल लेते हैं, 17.253 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 17.3, ठीक है। ये मैंने आपको 1 डेसिमल प्लेस तक कन्वर्ट करने बताया, अगर 2 तक होता है 2 तक भी हम सेम करेंगे, ठीक है। वो 2 वाला केस मैंने आपको, जैसे ये मानो कि 17.256 है, अगर ये इसमें फिर वो ग्रेटर वाला सिस्टम आ जाता है बेटा, ठीक है, ये ग्रेटर देन 5 है तो ये ऐड होके 1 हो जाएगा 17.26, ठीक है। ये फर्स्ट वाले रूल में मैंने आपको बताया था कि ग्रेटर देन 5 हो तो +1 होता है, और अगर लेस देन 5 हो तो अनचेंज्ड होता है, ठीक है। 5 वाले केस मैंने आपको बता दिए। इसके बाद हमारा मेनली आता क्या है, ठीक है, इसमें मैंने आपको रूल्स बताए, सिग्निफिकेंट फिगर्स बताए, राउंडिंग ऑफ एरर्स बताए। इसके बाद हमारा मेनली आता है टाइप्स ऑफ एरर, ओके। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मीन्स डेफिनेशन आपसे रेयरली एग्जामिनर पूछता है, बट कोई भी जैसे आप नेक्स्ट में जितने भी आप इसकी एप्लीकेशन करेंगे उसमें आप ये यूज करेंगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ एरर्स, ठीक है। वही डेफिनेशन इसकी नहीं पूछते हैं, बट आगे जितनी भी इनकी एप्लीकेशंस होगी वो आप इसमें यूज करेंगे। तो मेनली 4 टाइप्स ऑफ एरर होते हैं। 4 टाइप्स ऑफ एरर वो कौन कौन से होते हैं? द फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट एरर, सेकेंड वन इज मीन एब्सोल्यूट एरर, थर्ड वन इज relative error, and the fourth one is percentage error.
मेनली यही हमारे 4 टाइप के एरर्स होते हैं, इन्हीं का हम आगे न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे, इनसे बाहर एरर नहीं आते, ठीक है। मतलब जितने भी यूनिवर्स में टाइप्स ऑफ एरर हैं ये टोटल 4 ही हैं, एब्सोल्यूट, मीन एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड द फोर्थ वन इज परसेंटेज एरर। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आप मैथ्स में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट और रिलेटिव ये हमारे फिजिक्स के टर्म्स हैं, ये सिर्फ हम फिजिक्स में यूज़ करेंगे, बट परसेंटेज एरर हम अपने हर सब्जेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। किसी भी हम एक्सपेरिमेंट की निकालेंगे जो वैल्यूज़, तो वो या कोई भी सब्जेक्ट हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या मैथ्स हो, तो परसेंटेज एरर वर्ल्ड वाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 भी इंपॉर्टेंट है, फोर्थ वन तो इम्पोर्टेंट है ही, बट ये 3 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम इनको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारा एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब आपको पता ही है, एब्सोल्यूट एग्जैक्ट एकदम है ना, एब्सोल्यूट का मीन्स यही होता है हिंदी में एग्जैक्ट, ठीक है। तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसको हम डिफाइन करेंगे, इट इज द डिफरेंस it is the difference between the true value and individual measured value, okay। एब्सोल्यूट एरर हमारा मेनली क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू सॉरी, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। हमने कोई भी कंसिडर करी, लेट अस कंसिडर फॉर इंडिविजुअल वैल्यूज x1, x2, x3 एंड x4, ठीक है। तो इसमें हम एब्सोल्यूट एरर को कैसे डिफाइन करेंगे, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। हमने कोई भी इंडिविजुअल वैल्यूज हमने कंसिडर करी है, x1, x2, x3 एंड x4, ठीक है। तो हम इसमें ये हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको xm से, ठीक है। xm से इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है एब्सोल्यूट एरर की, तो हम इसे, ठीक है, कैसे करेंगे, x1 प्लस, पहले हम इसका मीन निकालते हैं, ठीक है, x1 प्लस x2, x3, x4 बाय 4, ये हमारी x की मीन वैल्यू आई, ठीक है। तो x की मीन वैल्यू हमारी डिवाइडेड बाय 4 करके, मीन्स कोई भी एक, जब हम होल x की वैल्यूज की कोई भी एक पर्टिकुलर डिजिट में वैल्यू देंगे तो हम हमारी मीन वैल्यू आ जाएगी, ये हमारी मीन वैल्यू रिप्रेजेंटेशन है बेटा, ठीक है। हम डेल्टा x से करते हैं इसको रिप्रेजेंट, मैंने आपको गलती से बोल दिया, डेल्टा x से इसको एब्सोल्यूट एरर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसमें पर्टिकुलर x1, x2 और x3 की, x1, x2, x3 और x4 के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे, किसी भी हमने डेल्टा x1 है, ये हमारी क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन x1, तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो हमारी मीन वैल्यू है, ये हमारी ट्रू वैल्यू आई, इनकी जब हमारी इंडिविजुअल में जितनी भी वैल्यूज थी, इंडिविजुअल में जितनी भी वैल्यूज हैं, ये मीन वैल्यू है, तो इनका जो डिफरेंस होगा वही तो हमारा ये होगा एब्सोल्यूट एरर। तो x1 का एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, मीन माइनस x1, ठीक है। जो इंडिविजुअल वैल्यू ये है, मीन वैल्यू हमारी ये है, ठीक है। मीन वैल्यू ट्रू वैल्यू का डिफरेंस होगा डेल्टा x1 का एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा x2 क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर इन x2, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, xm माइनस x2, ठीक है। डेल्टा x3 क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर इन x3, इसको कैसे बोलेंगे हम, डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू, इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू यहाँ पे क्या है, x3। अब हम यहाँ पे डेल्टा x4 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एब्सोल्यूट एरर इन x4, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, xm माइनस x4, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर हमारा बेटा क्या होता है, जो हमारी ट्रू वैल्यू होती है
उसका हमारी इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू के साथ डिफरेंस, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर इज द इट इज डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू टू द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू हमने क्या कंसीडर करी थी, x1, x2, x3 एंड x4, ठीक है। और ट्रू वैल्यू हमारी यहाँ से क्या आई, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाय 4 किया। उसके बाद हमारी ट्रू वैल्यू आई, कोई भी मीन वैल्यू हमारी ट्रू वैल्यू होगी इस एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है। तो डेल्टा एक्स हमारा एब्सोल्यूट एरर को रिप्रेजेंट करता है, तो उससे हमने डेल्टा x1 की एब्सोल्यूट एरर निकाला x1 में, तो वो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ट्रू वैल्यू और इंडिविजुअल मेजर वैल्यू का डिफरेंस होता है, तो वो ट्रू वैल्यू हमारी xm है, डिफरेंस हमारा माइनस और इंडिविजुअल मेजर वैल्यू x1। सिमिलरली हमने डेल्टा x2 निकाली, xm माइनस x2, सिमिलरली x3 डेल्टा x3 इज इक्वल टू xm माइनस x3 एंड सिमिलरली डेल्टा x4 इज इक्वल टू xm माइनस x4, ठीक है। तो इसके बाद हमारा दूसरा एरर आता है, द सेकेंड एरर इज मीन एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर आपको पता ही है, मीन क्या होता है, मीन एवरेज होता है, ठीक है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर है जो उनकी भी एवरेज, ठीक है। पहले हमने इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू की एवरेज निकाली थी, वो xm थी, और फिर हमने डेल्टा x1 डेल्टा x2 निकाला, वो हमारी एब्सोल्यूट थी। अब हम अगर डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस डेल्टा x4 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, तो हमारा आएगा डेल्टा xm, ठीक है। xm stands for mean value and delta stands for absolute error. Therefore, delta xm represent mean absolute error, ठीक है। तो हम डेल्टा xm से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसकी आप डेफिनेशन समझ ही गए, मीन निकालना है एब्सोल्यूट एरर का। Therefore, it is the arithmetic mean. It is the arithmetic mean of magnitude of all the absolute errors. ओके, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा एक्सएम इज इक्वल टू डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस डेल्टा x4 बाय 4। ओके, ये आपको समझ आया। अब थर्ड वाला क्या करते हैं हम, थर्ड हम मूव करते हैं रिलेटिव एरर पे। इनकी बेटा आपको सिर्फ समझना है, ठीक है। इनकी डेफिनेशंस नहीं पूछता है कि आपसे एग्जाम में कि इनको डिफरेंशिएट कीजिए, तो ये आपके आगे यूज होंगे, तो आपको सिर्फ अपने दिमाग में ये स्टोर रखना है कि एब्सोल्यूट एरर क्या है, उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं डेल्टा एक्स से, ठीक है। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, उसे रिप्रेजेंट करते हैं हम डेल्टा एक्सएम से। नेक्स्ट हमारा क्या है, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है बेटा, ये कोई भी हमारा एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू का रेशो होता है, ठीक है। मीन्स रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब ही क्या होता है कि हम किसी भी चीज को रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। रिलेट करने के लिए हमारे पास दो क्वांटिटी होनी चाहिए, तो हम दो क्वांटिटी को जब रिलेट करेंगे तो जो हमारा एरर आएगा वो हमारा रिलेटिव एरर होगा, ठीक है। तो रिलेटिव एरर अब दो क्वांटिटी क्या होगी जो हमने फर्स्ट पढ़ी है, वो होगी एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू। मीन वैल्यू हमारी एक्सएम आई थी, अगर कोई भी हमारा एब्सोल्यूट एरर आया उस चीज का, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू, ठीक है। हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर क्या था, डेल्टा एक्सएम, और मीन वैल्यू क्या थी, एक्सएम। तो उनका रेशियो क्या होगा, रिलेटिव एरर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर दैट इज डेल्टा एक्सएम टू द मीन वैल्यू दैट इज एक्सएम। ओके, तो रिलेटिव एरर हमारा आ गया डेल्टा एक्सएम बाय एक्सएम, ठीक है।
ये सारा आपको शुरुआत में आप समझ रहे हैं कि रिलेटिव एरर पे ही जा रहा है, ठीक, मतलब एब्सोल्यूट एरर पे ही जा रहा है। एब्सोल्यूट एरर आपको पता है डेल्टा एक्स क्या होता है, डिफरेंस होता है इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू का और मीन वैल्यू का, ठीक है। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, जितनी भी हमारी सारी एब्सोल्यूट एरर्स थे उनका एक अर्थमेटिक मीन एब्सोल्यूट होता है, ठीक है। रिलेटिव एरर क्या होता है, हमारा जो मीन एब्सोल्यूट एरर से हमारी जो मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू आई उसका मीन वैल्यू से रेशो, ठीक है। एंड द फोर्थ वन and the most important error is percentage error. परसेंटेज, एक आप परसेंटेज एरर निकालते कैसे हैं। परसेंटेज एरर हम किसी भी चीज की परसेंटेज निकालते हैं तो वो डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 100 होती है, ठीक है। तो परसेंटेज एरर हमारा क्या आता है, जो हमारी सिंपली रिलेटिव एरर की फॉर्म होती है, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज डेल्टा एक्सएम बाय एक्सएम मल्टीप्लाई बाय 100। मीन्स जो हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई है उसका हमारी ट्रू वैल्यू के साथ रेशियो एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100 गिव्स अस द वैल्यू ऑफ परसेंटेज एरर। ओके, तो आप ये समझ ही रहे हैं कि एब्सोल्यूट एरर निकालना कितना जरूरी है। एब्सोल्यूट से हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर आएगा, मीन एब्सोल्यूट से हमारा रिलेटिव एरर आएगा और रिलेटिव एरर से हमारा परसेंटेज एरर आएगा, ठीक है। अब जैसे मैं आपको कोई भी क्वेश्चन दे देती हूँ, जैसे मैं क्वेश्चन लेती हूँ, क्वेश्चन इज, ऐसे क्वेश्चन कई बार आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है। नॉर्मली ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन है, कोई भी आप ट्रिपली या पीएमटी के एग्जाम्स दे रहे हैं, कितने भी 12th बेसिस के जितने भी आप एग्जाम देते हैं, या फिर आप किसी जॉब के लिए 12th बेसिस के दे रहे हैं साइंस फील्ड के लिए, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। द क्वेश्चन इज इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर is found to be 1.29, 1.33, 1.34, 1.35, 1.32, 1.36, 1.30 and 1.33. Then find all the errors. अब all the errors में आपको चारों की चारों टाइप फाइंड करनी है, ठीक है। तो आपको ये हमारी इंडिविजुअल वैल्यू दी है बेटा, जैसे मैंने लास्ट वाले में x1, x2, x3 मैंने कंसीडर किया था, तो ये आपको उनकी वैल्यूज दी हैं, ठीक है, x1, x2, x3 और x4 की। अब इसके बाद क्या करोगे आप सबसे पहले निकालोगे एब्सोल्यूट एरर, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर से हमारा मीन आएगा, उसके बाद हमारा रिलेटिव एरर आएगा, उसके बाद हमारा परसेंटेज एरर आएगा, तो एब्सोल्यूट एरर निकालोगे। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। तो इससे आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, डेल्टा x1 निकालेंगे। डेल्टा x1 क्या होगा, xm माइनस x1, ठीक है। आप इसमें मोड लेंगे, ठीक है। तो xm माइनस x1, xm यहाँ पे क्या होगा बेटा, मीन जो हमारा वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1.33 होता है, तो 1.33 माइनस 1.29 दैट इज 0.04, ठीक है। सिमिलरली हम x2 के लिए निकालेंगे। आप सिर्फ अभी एग्जाम में इतना लंबा आता है, आप ये सिर्फ 4 वैल्यूज के लिए ले लीजिए। x2 क्या होगा 1.33 माइनस xm हमारी क्या 1.33 है, तो मैं xm माइनस x2 होगा ना बेटा वो, तो x2 यहाँ पे क्या होगा 1.33 माइनस 1.33 दैट इज 0। सिमिलरली डेल्टा x3 क्या होगा xm माइनस x3 दैट इज 1.33, और हमारी x3 की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 1.34, तो ये आ जाएगा बेटा माइनस ऑफ 1.01, ठीक है। डेल्टा ऑफ x4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.33 माइनस 1.35, xm माइनस x4, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या आएगा माइनस ऑफ 0.02, ठीक है। तो ये तो हमारे एब्सोल्यूट एरर आ गई पर्टिकुलर इसके लिए, ठीक है, पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए, इंडिविजुअल वैल्यूज के लिए हमारे एब्सोल्यूट एरर आ गए। अब क्या होगा मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर हमारे क्या होता है, जितने भी हमारे एब्सोल्यूट एरर आए हैं, एब्सोल्यूट एरर हमारे क्या आए हैं, यहाँ से आया हमारा 0.04 प्लस 0 प्लस
माइनस वाई है 0.1 माइनस 0.02 अपॉन 4, तो यहाँ से क्या आया हमारा 0.04 माइनस 0.03 अपॉन 4 दैट इज 0.01 बाई 4। अब इससे आप करोगे तो 0.0025, ठीक है। ये हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर आया। रिलेटिव एरर हमारा क्या आता है? रिलेटिव एरर आता है हमारा डेल्टा एक्सएम बाय एक्सएम, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा एक्सएम हमारा क्या होगा, हमने वैल्यू निकाली डेल्टा एक्सएम की 0.0025, ठीक है। डिवाइडेड बाय एक्सएम हमारा क्या है, जो किसी भी हम उनकी मीन वैल्यूज निकाली है तो वो हमारा 1.33 है। तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी रिलेटिव एरर की। परसेंटेज एरर हमारा क्या होगा, यहाँ पे परसेंटेज एरर होगा हमारा रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100, जो आपने यहाँ से सॉल्व की होगी, कोई भी आपकी जो वैल्यू आई है उसका आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो वो परसेंटेज एरर की वैल्यू आपको दे देगा, ठीक है। एग्जाम में यही पूछते हैं। ये टाइम टेकिंग है बेटा, तो इसलिए ये एग्जाम में 2 to 3 मार्क्स का पूछ लेते हैं। कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत देते हैं, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो हमारे टाइम टेकिंग होते हैं, ठीक है। तो ये टाइम टेकिंग है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मच इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसे ध्यान से कीजिएगा, आप इसकी कैलकुलेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। बस आप प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आपने एक भी किसी भी प्लस माइनस में मिस्टेक करी है तो आपकी वोल ऑफ द वैल्यू में एरर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या है, मेन हमारे टॉपिक ये थे। इसमें हमने एरर अब तक क्या पढ़ा है कि हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स कराए, मैंने आपको राउंडिंग ऑफ एरर्स कराए और टाइप्स ऑफ एरर कराए। अब इसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक आता है वो टॉपिक है हमारा प्रोपेगेशन ऑफ एरर। ये मेनली हम फोर टाइप्स में करेंगे, ठीक है। प्रोपेगेशन ऑफ एरर 5 में करेंगे। प्रोपेगेशन ऑफ एरर फर्स्ट हम करेंगे सम में, सेकंड करेंगे हम डिफरेंस में, थर्ड करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन में, फोर्थ करेंगे हम फ्रैक्शन में, एंड फिफ्थ करेंगे हम पावर्स में। ये हमारा इम्पोर्टेंट है, मीन्स मैंने आपको ना इस चैप्टर में जो वेटेज इम्पोर्टेंट है मैंने वही कराई है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है अनइम्पोर्टेंट चीज आपको वैसे आती है, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट नहीं है मैंने उन पे ज्यादा फोकस भी नहीं किया है। मैंने आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा एनालाइज करके, आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर देख के और जितने भी आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन देख के मैंने आपको जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको सब कुछ करा रही हूँ। इसमें आपका मैंने कुछ नहीं छोड़ा है, इसलिए तो मैं यही बोलती हूँ कि आप नोटबुक कीजिए, वो मोर देन सफिशिएंट होगी, ठीक है। तो आपके प्रोपेगेशन ऑफ एरर मेनली 5 है टॉपिक्स, हम सब में करेंगे, डिफरेंस में करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में करेंगे, फ्रैक्शन में करेंगे और पावर्स में करेंगे, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं सीबीएसई में भी, आईसीएसई में भी, और किसी भी पर्टिकुलर स्टेट का बोर्ड दे रहे हो, पर्टिकुलर स्टेट बोर्ड दे रहे हो, कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, तो इसमें आपका गुड स्कोर हो जाता है अगर आप अच्छा करते हैं, ठीक है। तो इनकी गुड वेटेज है, गुड वेटेज, ठीक है। इसलिए मैं आपको लिख के इसलिए बता रही हूँ कि आप जब एक बार पढ़ेंगे तो आपको ये याद आएंगे, ठीक है। आप लिखी हुई चीजें देख के आपको ज्यादा दिमाग में इमेज बनती है। मैंने आपको बोल दिया कि सीबीएसई, आईसीएसई और पर्टिकुलर एग्जाम्स में आते हैं, तो आप ऐसे ही भूल जाओगे कि मैम ने किस चीज के लिए बोला था। तो मैं इसमें शो कर रही हूँ, लिख रही हूँ कि ये गुड स्कोर है, गुड वेटेज है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो अब हम मूव करते हैं, हम प्रोपेगेशन ऑफ एरर करते हैं। फर्स्ट वन इज एरर इन सम। एरर इन सम, अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले तो हम एब्सोल्यूट एरर, जो मैंने आपको एरर कराया वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इसमें यूज होंगे। मैं आपको पढ़ाते टाइम पहले ही बता रही थी कि जो आप नेक्स्ट वाले टॉपिक्स करेंगे आप उसमें एरर्स आएंगे, ठीक है आपके, इसलिए आप उन्हें अपने माइंड में स्टोर रखिए उस चीज को कि मैंने आपको क्या कराया है, ठीक है। तो एरर इन सम, सबसे पहले हम क्या करते हैं, दैट डेल्टा एक्स, डेल्टा ए एंड डेल्टा बी
आर दी एब्सोल्यूट एरर इन एक्स ए बी वेयर x इज इक्वल टू ए प्लस बी। सम कर रहे हैं तो x इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है बेटा, मैंने आपको ये बताया। ठीक है, सबसे पहले आप डेल्टा x, डेल्टा a और डेल्टा b को कंसीडर कर लीजिए। किसी भी x, डेल्टा x हमारा x की वैल्यू में एब्सोल्यूट एरर है, a कोई भी हमारी क्वांटिटी है उसमें एब्सोल्यूट एरर हमारा डेल्टा a है, और b कोई भी हमारी पर्टिकुलर क्वांटिटी है उसमें हमारा एब्सोल्यूट एरर डेल्टा b है। एरर इन सम है, तो मैंने x को कोई भी एक ऐसी वैल्यू लिया है जो a प्लस b का एडिशन है। तो मैं अब इसका सबसे पहले एक एक्सप्रेशन होता है, मैं उसको सॉल्व करके दिखाती हूँ कि वो क्या होगा। कई बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, ये हमारे बोर्ड एग्जाम्स में पूछ लेते हैं सीबीएसई में, कि मतलब आप एरर इन सम को बताइए। नेक्स्ट वाले एक्सप्रेशन में बताऊंगी, उन दोनों को कोरिलेट करके पूछ लेते हैं। ठीक है, इनके रिजल्ट्स क्या है, क्या वो सिमिलर है, या मतलब अगर कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो वो जो इनके रिजल्ट्स हैं इनके एक लाइन फॉर्मेशन में आपको ऑप्शन में डाल देगा, या फिर और कोई भी आपके सीबीएसई या आईसीएसई एग्जाम बोर्ड्स हैं तो उसमें आपका ये एक्सप्रेशन सॉल्व करा लेगा। तो ये एक्सप्रेशन भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको निगलेक्ट मत कीजिएगा। ठीक है, तो एक्स और ए भी है। तो मैंने आपको बताया कि एक्स में डेल्टा एक्स है। ठीक है, एरर, तो हम एक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। ठीक है, ये हमारी एरर की वैल्यू है, मतलब एरर आया, वो हमारी रियल वैल्यू थी x, उसमें डेल्टा x एरर है, वो अब एडिशन में है, वो सब्ट्रैक्शन में, वो हमें नहीं पता, तो हम वो लिख सकते हैं। ठीक है, मीन्स फ्लक्चुएशन आई है कोई भी, जैसे 1.4 है और हमारी 1.2 आई है वैल्यू, तो इसमें 0.2 का डिफरेंस है। ठीक है, तो इसमें 1.4 माइनस 0.2 लिखेंगे। बट अगर हमने 1.6 आती तो इसमें प्लस हो जाती 1.4 में। ठीक है, तो इसलिए हम इसको रिप्रेजेंट ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, अब समझ गए ना, 1.4 प्लस माइनस 0.2 मैंने कैसे किया। अगर मीन्स इसकी वैल्यू 1.6 आई होगी और 1.2 आई होगी माइनस में। ठीक है बेटा, तो इसलिए हम इसको एरर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए का एरर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, तो एक्स क्या करेंगे हम, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए और b को हम एक साथ ले लेते हैं, एरर्स को हम एक साथ फॉर्म कर लेंगे, a प्लस बी प्लस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, x का, हमारी x की वैल्यू अगर हम यहाँ से लिखते हैं तो ये a प्लस बी ही है, a प्लस बी प्लस डेल्टा एक्स, a प्लस बी प्लस डेल्टा ए, प्लस माइनस हम बाहर ले लेते हैं क्योंकि ये दोनों में कॉमन था और अंदर प्लस चला जाएगा सिर्फ। ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ए बाय बी और ए बाय बी बोथ साइड है, तो दे कैन कैंसिल आउट ईच अदर, देयरफॉर प्लस माइनस डेल्टा एक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो कोई भी जब हमारी किसी भी हम इंडिविजुअल की वैल्यू ले लेते हैं, अगर हमारे x इज इक्वल टू ए प्लस बी है और उनके एब्सोल्यूट एरर है, तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, जो एब्सोल्यूट एरर का भी जो एडिशन होगा वो इसके एब्सोल्यूट एरर से ही इक्वल होगा। ठीक है, तो प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बी। क्या है, इफ x इज इक्वल टू ए प्लस बी then absolute error of x is equal to the sum of absolute error of a and the absolute error of the b. ठीक है, the sum is, if x is equal to sum of individual, then absolute error in delta x, absolute error in x is also the sum of absolute error of individual, error of individual. ओके, ये आपको समझ आया। इफ x is equal to sum of the individual, then absolute error in x is equal to also the sum of the absolute error of individual. ठीक है, डेल्टा x is equal to डेल्टा a प्लस डेल्टा b। फर्स्ट हमारी हुई। अब मैं कराती हूँ आपको एरर इन डिफरेंस।
आप इसमें भी सेम कंसीडर करेंगे। लेट अस कंसीडर डेल्टा एक्स, डेल्टा ए and delta b are the absolute error in the values of x, a and b। एरर इन डिफरेंस है तो हम x को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x इज इक्वल टू a माइनस बी। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने आपको बता दिया। तो x को फिर हम इसके एब्सोल्यूट एरर के साथ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा ऑफ a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा ऑफ b। ठीक है, तो आप इससे करेंगे x प्लस माइनस डेल्टा ऑफ x, a माइनस b को आप कॉमन लीजिए, प्लस माइनस, अगर मैं बेटा इसका माइनस था, ठीक है, अगर मैंने इसका प्लस ये है तो डेल्टा ए, इसमें बेटा माइनस था तो ये माइनस साइन अपोजिट हो जाएगा, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस डेल्टा बी। ओके, ये हमारा क्या है x, तो x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा ऑफ ए। अब जैसे मैंने ये वैल्यू लिखी थी 1.4 प्लस माइनस 0.2, इससे क्या था 1.6 और 1.2 थी। अब मैं पहले इसको प्लस कर लूँ या माइनस कर लूँ, वो तो वैल्यूज आएंगी, 1.2 भी आ रही है, 1.6 भी आ रही है, तो इसको मैं बेशक माइनस प्लस 0.2 लिखूँ या 14 प्लस माइनस 0.2 लिखूँ, वैल्यूज तो दोनों सेम ही आएगी, 1.4 भी और 1.2 भी। तो यहाँ से हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं सीधा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यहाँ से x से हमारा x कैंसिल आउट हुआ, इक्वल इन बोथ साइड, देन वी कैन कैंसिल आउट ईच अदर, देन डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा ऑफ b। ठीक है, अब हम लास्ट टाइम हमारा एडिशन में क्या था, डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ऑफ ए प्लस डेल्टा ऑफ बी। ठीक है, इसमें बेटा सॉरी मैंने आपको मिस्टेक से इसमें क्या कर दिया, इसमें अगर हमने प्लस माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर सिर्फ प्लस बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने अपोजिट साइन यहाँ पे कॉमन लिया है, माइनस और प्लस। ठीक है, माइनस और प्लस हमने कॉमन लिया है, तो इसमें हमारा सिर्फ बचा साइन एडिशन। ठीक है, तो इसमें माइनस और प्लस को आप प्लस और माइनस कर सकते हैं, तो इसमें हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसमें भी हमारा रिजल्ट सिमिलर आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ऑफ ए प्लस डेल्टा ऑफ बी। ठीक है, यही हमारा रिजल्ट आएगा। इसमें हमने क्या करना है, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स था, ठीक है, ए प्लस माइनस डेल्टा ऑफ ए था, माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ऑफ बी था। आपने यहाँ से ए माइनस बी कॉमन लिया, ठीक है, तो इसका क्या होगा, डेल्टा ए, अगर मैं इसका माइनस ले रही हूँ बाहर तो माइनस प्लस डेल्टा ऑफ ए, माइनस को हमने सिर्फ माइनस लिया तो प्लस डेल्टा ऑफ बी हुआ। ठीक है, और प्लस माइनस को हम प्लस माइनस ऐसे कर सकते हैं, तो डेल्टा ऑफ ए प्लस डेल्टा ऑफ बी, ये हमारा एक्स है, और इस तरफ एक्स प्लस माइनस डेल्टा ऑफ एक्स था, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट होके प्लस माइनस डेल्टा एक्स क्या आया हमारा, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यही हमारी टर्म क्या थी एडिशन के लिए। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं बेटा, ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कई बार हमारा सिर्फ एग्जाम में सीधा ये डेफिनेशन डाल के दे देता है एग्जामिनर की एरर इन डिफरेंस एंड एरर इन सम, आप इनको इक्वल प्रूव कीजिए। ठीक है, समटाइम्स एग्जामिनर कैन आस्क अस दैट रिजल्ट इन एरर इन डिफरेंस एंड एरर इन सम इज इक्वल। ठीक है, देन प्रूव इट। ठीक है, तो इसमें हमारा कंक्लूड क्या होता है, ये तो आप समझ गए कि मतलब डिफरेंस में भी क्या होता है कि कोई भी हमारी वैल्यू है x प्लस एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी, देन उसका हमारा एब्सोल्यूट एरर होगा तो वो सम होगा। ठीक है, उन इंडिविजुअल का सम होगा जो हमारा लास्ट टाइम एरर इन सम के लिए आया है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन इज दैट इज मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर
ये हमारा मैक्सिमम वैल्यूज के लिए ले रहे हैं, इसलिए हमने वो माइनस वाली टर्म इसमें नेग्लेक्ट कर दी थी। ठीक है, माइनस वाली टर्म बेटा मैं इसलिए नेग्लेक्ट कर रही थी क्योंकि हम इसमें मैक्सिमम एरर निकाल रहे हैं। ठीक है, हमेशा मैक्सिमम एरर निकालेंगे, इसलिए मैं ये नेग्लेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, नेग्लेक्ट करने के बाद सिर्फ ये वाली क्वांटिटी बच जाएगी। ठीक है, दैट इज द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन डिफरेंस of two quantities is equal to the maximum error in sum of two quantities. ठीक है, that is maximum error in difference of two quantities is equal to the मैक्सिमम एरर इन सम ऑफ टू क्वांटिटीज। ठीक है, आप इसमें स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जामिनर आपको सीधी ये डेफिनेशन देके भी कई बार प्रूव करने के लिए बोल देता है। ठीक है, और जो ये मैंने आपको इंडिविजुअल एक्सप्रेशंस कराई हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर सम का और डिफरेंस का पूछ रहे हैं तो एक्सप्रेशन यही डाल के डेफिनेशन डाल के ही देगा, तो आपका ये होगा। अदरवाइज आपको एक से नहीं बोलेगा कि एरर इन डिफरेंस आप प्रूव करके दिखाइए, एरर इन एडिशन आप प्रूव करके दिखाइए, पूछेगा तो एग्जामिनर सीधा यही पूछेगा, द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज इज इक्वल टू मैक्सिमम एरर इन सम, प्रूव इट। ओके, सीधा आपसे एग्जामिनर यही क्वेश्चन पुट करेगा। ठीक है, अब इनके क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अगर आपसे ये नहीं पूछ रहे हैं तो एरर के आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा वो मैं आपको क्वेश्चन करा देती हूँ। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, क्वेश्चन जैसे आपसे पूछा द रेजिस्टेंस ऑफ, आप साथ के साथ नोट डाउन कीजिए, ये आपके एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपके एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस करा रही हूँ। द रेजिस्टेंस ऑफ टू वायर इज, मैं आप डाटा ले लेती हूँ कि आपके एनसीईआरटी में डाटा क्या है। रेजिस्टेंस ऑफ टू वायर इज गिवन बाय R1 is equal to 2 plus minus 0.1 ohm and R2 is equal to 4 plus minus 0.2 ohm. Find out the resistance in series. आपने अपनी अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। ठीक है, ओम्स लॉ से हमने वी आई और आर में रिलेशन पढ़ी थी। ठीक है, रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल पढ़ा है। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस इन सीरीज होता है R1 प्लस R2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एरर बताना हमने, हम वो कैसे करेंगे। ठीक है, RS क्या हमारा, RS यहाँ पे क्या होगा प्लस माइनस डेल्टा RS, वही हमारा करेंगे। तो इसमें हमारा रिजल्ट क्या आया था, R1 प्लस माइनस डेल्टा R1 प्लस R2 प्लस डेल्टा R2, सेम हमने पीछे सॉल्व किया है। तो इसमें यहाँ पे डेल्टा R1 क्या है 0.1 प्लस माइनस, और डेल्टा R2 यहाँ पे क्या है प्लस माइनस 0.2। ठीक है, तो हमारे यहाँ से सीधा डेल्टा RS की वैल्यू हमने लास्ट रिजल्ट को हम यूज कर सकते हैं, प्लस माइनस R1 प्लस R2 हो जाएगा डेल्टा ऑफ, और खाली RS क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। तो यहाँ से हमारे इनकी वैल्यू निकाल देंगे, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2, R1 इज इक्वल टू 2 एंड R2 इज इक्वल टू 4, दैट इज 6। RS क्या होगा प्लस माइनस डेल्टा R1 इज इक्वल टू 0.1 प्लस डेल्टा R इज इक्वल टू 0.2, दैट इज प्लस माइनस 0.3। तो इसलिए हम RS को कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, हम RS को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, RS प्लस माइनस डेल्टा RS। ठीक है, इस फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया तो हमारी RS की वैल्यू आ गई 6 प्लस माइनस 0.3। प्लस माइनस आपको दोनों लगाना बहुत जरूरी है। और RS की हमारी यूनिट क्या है ओम। ओम आप ना बेटा जो भी यूनिट हो क्वेश्चन में वो आप ध्यान से लगाइए, वरना आपके हाफ ऑफ द मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको डिडक्ट नहीं होने देने हैं। ठीक है, तो इसलिए आप ओम ध्यान से लगाइएगा। तो RS की वैल्यू हमारी आ गई 6 प्लस माइनस 0.3 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम ऐसे ही, इजी क्वेश्चन है, आप कर लेंगे। सिर्फ मैंने आपको जो एरर इन सम और एरर इन डिफरेंस कराया है आप उसे ही यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ
the length and the breadth of a rectangle are 5.7 plus minus 0.1 centimeter and 3.4 plus minus 0.2 centimeter respectively. Then calculate the parameter of error limits. अब आपको पता है किसी भी रेक्टेंगल की आपको लेंथ ब्रेड्थ पता है तो आप इसका एरर निकाल सकते हो. पैरामीटर, सबसे पहले आपको पैरामीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी. ठीक है, तो यहाँ पे जब हम पैरामीटर की वैल्यू यहाँ से हम एरर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा पी होगी और एडिशन है तो यहाँ पे एल क्या होगा? एल प्लस माइनस डेल्टा एल, वो आपको गिवन है 5.7 प्लस माइनस 0.1, तो ये हमारा डेल्टा एल की वैल्यू हुई और ये हमारी एल की वैल्यू हुई. ठीक है, और बी हमारा क्या होगा? बी प्लस माइनस डेल्टा बी. ठीक है, तो बी की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या आई? 3.4 और डेल्टा बी की वैल्यू हमारी आई प्लस माइनस 0.2. ठीक है, तो हम यहाँ से P लेंगे. P क्या होगा? L प्लस बी ट्वाइस, तो ट्वाइस ऑफ L प्लस बी. यहाँ से कितना? L हमारा है 5.7 प्लस 3.4, वो हमारा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 7 9.1 दैट इज 18.2 सेंटीमीटर. और डेल्टा P में हमारा क्या आएगा? प्लस माइनस डेल्टा ऑफ L प्लस डेल्टा ऑफ B. तो ये हमारा ट्वाइस भी है ना बेटा, तो आप ट्वाइस भी लगाएंगे 2. और हमारा L कितना है? डेल्टा L 0.1 और हमारा डेल्टा B कितना है? 0.2 प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ 0.3 दैट इज 0.6. प्लस माइनस आप जरूर लगाइएगा. तो अब हम डेल्टा P और P की फॉर्म में हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हमारा 18.2 तो हमारा P आया प्लस माइनस डेल्टा P कितना हमारा? 0.6. यूनिट बिल्कुल नहीं भूलनी है, तो यूनिट क्या होती है हमारे पैरामीटर की? सेंटीमीटर. ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन हुआ. अब सिमिलरली एक थर्ड क्वेश्चन है. आप ऐसे ही क्वेश्चन कीजिए. ठीक है, एरर्स और डिफरेंस के ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ये आपके सीट से. ठीक है, एरर और डिफरेंस के आपके ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं. तो कैलकुलेट द टेम्परेचर एंड द थर्ड क्वेश्चन इज कैलकुलेट द टेम्परेचर between two body having temperature T1 20 plus minus 0.5 degree Celsius and T2 50 plus minus 0.5 degree Celsius. ठीक है, आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है इनका. तो कोई भी हमारा डिफरेंस होगा वो T1 माइनस T2 होगा. डेल्टा ऑफ T सेम होता है हमारा डेल्टा ऑफ T1 प्लस माइनस डेल्टा ऑफ T2. पहले हमने रिजल्ट किया ही है तो उसे हम यूज करेंगे रिजल्ट में. तो T इज इक्वल टू T1 माइनस T2 कितना होगा? 50 माइनस 20 इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस. डेल्टा T क्या होगा हमारा? प्लस माइनस डेल्टा T1 0.5 एंड डेल्टा T2 इज इक्वल टू 0.5 दैट इज 1 डिग्री सेल्सियस. Therefore, T can be represented as T plus minus delta T. Therefore, 30 degree plus minus 1 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो हमारा टेम्परेचर की जो एब्सोल्यूट एरर में वैल्यू आई है वो होगी 30 प्लस माइनस 0.1. मैंने आपको आज क्या कराया है? एरर इन डिफरेंस और एरर इन सम कराया है, उनके आपको पर्टिकुलर क्वेश्चंस कराए हैं. नेक्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया कि 5 इसमें इंपॉर्टेंट थे, पावर में, फ्रैक्शन में और मल्टीप्लिकेशन में. नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वे सारे टॉपिक्स कराऊंगी. आई होप आपको ये समझ आया होगा. इसके साथ आप रिवीजन करते रहिए क्योंकि ये वाला टॉपिक हमारा नेक्स्ट में यूज होगा. आपको जो भी दिक्कत आती है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आप इसे जितना हो सकता है रिवाइज कीजिए. थैंक यू सो मच. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट.